Good morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is atoms and molecules. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने जो पार्ट था, मोस्ट पार्ट जो हमने ज़्यादा सा जो पार्ट था हमने कवर कर लिया. अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है वो है मोल कंसेप्ट. ये पार्ट जो है ये मेन है केमिस्ट्री का, बेसिस है. ये आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे वो भी इससे रिलेटेड ही है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको Na पता होना चाहिए. Na यहाँ पर क्या है? एवोगैड्रो नंबर. क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23. इंटू 10⁻23 लिखने का मतलब क्या है? ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ नीचे 3 0 आएगी, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगी, यानी कि यहाँ कितना बच गया? 20 बच गया. इतनी तो मैथ्स आती है ना सबको. ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 6022 आगे 20 जीरो लगानी है. इंटू 10⁻20 का मतलब है आगे 20 जीरो लगानी है. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब ये देख लो, ये 20 जीरो है. अब इसको इतना बड़ा करके कौन लिखे? इसलिए यहाँ पे सिंपली इंटू 10⁻⁴ करके लगा दिया. ये बात आपको समझ में आई? एवोगैड्रो नंबर होता है Na, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स. क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, अब ये जो Na है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ये बेसिकली है क्या? तो ये है 1 मोल ऑफ एनी आइटम या मॉलिक्यूल या आयन. अगर आपको कोई बोल दे कि 1 मोल ऑफ X निकालो, तो आपको पता है 1 मोल में कितने प्रेजेंट रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23. यानी कि 1 मोल में इतने आइटम्स, ये आइटम्स है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. 1 मोल में इतने आइटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट रहते हैं. तो आपको बोले 1 मोल ऑफ X आइटम निकालो, तो आप क्या X के निकालो? 1 मोल ऑफ X, तो X इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आपका क्या आ जाएगा? आइटम्स आ जाएंगे. मतलब उस X के अंदर उस X के अंदर इतने आइटम्स प्रेजेंट रहेंगे. कितने? X इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ये किसका मतलब बताया मैंने? ये मैंने एवोगैड्रो का नंबर बताया कि 1 मोल में कितने आइटम प्रेजेंट रहेंगे. वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से. मतलब वो किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है. जिसका भी हमें निकालना है, जिसके भी हमें आइटम्स निकालने हैं, उसके मोल से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने नंबर ऑफ आइटम है, मतलब एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आइटम, यहाँ 1 आएगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखो, जैसे एक पेयर ऑफ शूज़ है, उसमें कितनी यूनिट प्रेजेंट रहती है? 2 शू यूनिट प्रेजेंट रहती है. 1 डजन आप बोल रहे हो, तो उसमें कितने केले प्रेजेंट रहते हैं? 10 यूनिट्स ऑफ बनाना प्रेजेंट रहते हैं. उसी तरह से हमारे 1 मोल में कितने आइटम प्रेजेंट रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23. अगर मैं आपको बोलूं कि 2 मोल ऑफ Na में कितने आइटम प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या करोगे? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इससे. क्योंकि आपको पता है, जैसे अब देखो, इसमें भैंस लगा के करते हैं. 1 मोल में Na प्रेजेंट कितने? 6.022 इंटू 10⁻23.
23 एटम। यही है, 1 मोल का मतलब था 6.022। तो हमें कितना पूछा है, हमें 2 मोल पूछा है। तो मैं क्या करूँगी, 2 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू, क्या करते हो, 2 इंटू दिस, इसको मैं Na लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई? बेसिकली यहाँ ये Na है क्या, एवोगैड्रो नंबर है क्या। एवोगैड्रो का नंबर क्या मतलब है, 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 मोल में Na एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोलती हूँ 3 मोल ऑफ कॉपर, तो क्या करोगे, 3 इंटू Na, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप निकालते रहोगे। तो देखिए यहाँ मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। इन सब का मतलब क्या है, एटॉमिक मास और मोलर मास हमने पढ़ लिया। दोबारा देखो, मास ऑफ 1 आइटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक आइटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे मैंने आपको एटॉमिक मास निकालने बताए थे कि जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका ओड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दो। इसके अलावा मैंने आपको 4 एक्सेप्शनल बताए थे, है ना, वो आपको याद रखने थे। अब यहाँ मैंने एटॉमिक मास लिख रखे हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। U का मतलब यूनिफाइड मास। H का होता है 1U, C का होता है 12, N का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्युमिनियम का होता है 27 और फॉस्फोरस का होता है 31 और सल्फ़र का होता है 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये हमारे एटॉमिक मास थे जो हमें याद रखने थे। मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे निकाले थे, जैसे हमें H2O का निकालना है तो जो उसके पैरों में है वो इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, कितना आ जाएगा 18U। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, कार्बन का मास 12, तो यहाँ 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के पैरों में 2 है ना, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, कितना बन गया 12 और 32 44U। इस तरह से आप ये सारे निकाल लेना। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ एवोगैड्रो नंबर बताया। मैंने बोला कि किसी भी अगर जितने मोल दिए हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एटम निकल के आ जाएगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट के या एटम के या किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के आप उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, एवोगैड्रो नंबर को, तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल। 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब उनके मास को हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1U, 14 का होता है 14U, क्लोरीन का होता है 35.5U और कैल्शियम का होता है 40U। अब क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको कर दो 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 35.5। डायरेक्ट मैं Na लिख दूँ, मतलब एक ही है 40 इंटू Na। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका मास आएगा वो क्या होगा, आपका मोलर मास होगा। ऐसे आप इसको करोगे 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू 16 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना आएगा 18U। कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाला 44
U, इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो Na से, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोलर मास। तो ये होता है मोलर मास। अब आपको पता चल गया कि एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं, Na, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। अगर किसी का मोलर मास निकालना है तो उसके एटॉमिक वेट से किसी के भी एटॉमिक वेट से हम अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोलर मास आ जाएगा। ये दो बातें हमने सीखी। अब इस एवोगैड्रो नंबर का मैजिक देखो आप। मैजिक क्या है, मैजिक ये है कि अगर आपको इस तरह से निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, अब आप देखो मल्टीप्लाई करने लगो, टाइम लगेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जो मास आएगा ना वो ग्राम में आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी आपने निकाले इन सबको इरेज करो, और जब आप इनको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन का कितना था, 1U था, तो सिंपली U को हटा के ग्राम लिख दो, U को हटा के ग्राम लिख दो, 35.5 U को हटा के ग्राम लिख दो, 40 U को हटा के ग्राम लिख दो। यहाँ कितना था, 18 आया था ना, 18U, ये रहा 18 ग्राम। यहाँ 44U आया था, 44 ग्राम। हमने क्या किया है, U को रिप्लेस कर दिया ग्राम से। ये हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर का मैजिक। Na का मैजिक क्या करता है, वो U को हटा के ग्राम लगा देता है। बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि जब भी हमें मोलर मास निकालना होता है ग्राम में, तो हमारे पास क्या आता है, सेम वही आता है जो जिसका एटॉमिक वेट होता है। किस में आता है, ये ग्राम में आता है। तो ये हमारा वेट है, ये किस में आएगा, ग्राम में। जब भी ग्राम में निकालना है, मोलर मास को ग्राम में निकालना है, तो सिंपली उसके एटॉमिक वेट लिख दो और आगे ग्राम लिख दो। जो हमने पहले लिखा था 1 × 6.0 हाइड्रोजन का लिखा था, 1 × 6.022 इंटू 10⁻23, ये U में था, यूनिफाइड मास में था। वैसे हमने इसका लिखा था 14 × Na, ये किस में था, यूनिफाइड मास में था। लेकिन जब ग्राम में निकालना है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में जब कन्वर्ट करना है तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वही हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। इसको हम बोलते हैं ग्राम, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो हमारा ग्राम में जो मास निकल के आया है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और ये जो हमने कंपाउंड का निकाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स का जो निकाला है इसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया क्या किया है मैंने, पहले मैंने क्या किया था, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था, Na से, जो कि किस में आंसर आया था, U में, वो हमारा क्या था, मोलर मास था। जब मैंने इसको इसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया तो वो मेरा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो ये किसका मैजिक होता है, एवोगैड्रो नंबर का मैजिक होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी आइटम में, किसी भी 1 मोल में कितने आइटम प्रेजेंट रहेंगे और उनका जो ग्राम में कितने होंगे, 1 मोल में कितने आइटम प्रेजेंट होंगे और कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे। तो आप सिंपली आइटम तो आप सबको पता है कितना, Na, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ग्राम पूछूं तो मैंने बोला था इसका मैजिक क्या है, अगर ग्राम में पूछ रहा है तो किसका क्या लिख दो, एटॉमिक वेट लिख दो। तो यहाँ क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट, या क्या लिख सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैं डॉट करके लिख रही हूँ, या क्या लिख सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया, यानी कि 1 मोल में Na तो एटम प्रेजेंट रहते हैं और ग्राम में उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो ये किसका मैजिक था, हमारा Na का। 1 मोल के लिए अगर आपको निकालना है, अगर 2 मोल के लिए पूछता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई,
तो देखिए जो हमने अभी तक किया उसका क्या कंक्लूज़न निकला, उसका कंक्लूज़न ये निकला कि अगर हमें 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम दे रखा है और उसमें हमें पूछ रहा है कि कितने आइटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वो पूछ रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम में कितने ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, ग्राम पूछ रहा है, तो बेसिकली इसका मैजिक यूज़ करेंगे, किसका, Na नंबर, एवोगैड्रो नंबर का मैजिक यूज़ करेंगे, जो क्या था, जो भी इसका एटॉमिक वेट है उसको बस ग्राम में लिख दो, 12 ग्राम। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने आइटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, तो आप क्या बोलोगे, 1 × 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम में कितने ग्राम ऑफ मास प्रेजेंट रहेगा, कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो आप क्या करोगे, 1 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 U होता है, सिंपली U को किस में चेंज करना है, ग्राम में, ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी भी पार्टिकल का, आइटम का, मॉलिक्यूल का या आयन का हमें 1 मोल का पूछा है, तो उसमें इतने नंबर ऑफ तो क्या प्रेजेंट रहेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, और उनका जो रिलेटिव मास होगा इन ग्राम्स में, वो हमारा क्या होगा, मास, इसका जो इतने नंबर ऑफ ग्राम वो प्रेजेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका था। अब हम आगे मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन समझने के लिए ये मैथ्स का क्वेश्चन समझना होगा। छोटी क्लासेस में आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज़ ₹150, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। इसको करने के लिए आप क्या लिखते थे, अगर 30 पेन की कॉस्ट 150 रुपीज़ है तो 5 पेन की कितनी होगी, माना x रुपीज़ होगी, लेट x रुपीज़ होगी। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, x की, आप करते थे 150 इंटू 5/30, ऐसे ही करते थे, फिर इसे निकालते थे और ये आ गया 25 रुपीज़। मतलब एक पेन की जो कॉस्ट, 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 25 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाता था। या एक बच्चा तो था जो पूरी कैलकुलेशन इस तरह से करता था, और एक दिमाग वाला बच्चा आता है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग होता है। वो क्या करता है, मैं पेन के नीचे पेन लिख देता हूँ और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिख देता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा, 30/5, पेन के नीचे पेन और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ x। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 30/5 लिखो, 5/30 भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। इसको भी उल्टा करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है इसका, उसने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। करना आता है ना सबको। क्या किया, 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 150 इंटू 5, 6x इज इक्वल्स टू 150। जब निकालोगे आपका आंसर आएगा 25 रुपीज़। देखो सेम आंसर आया है ना। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। तो हम मोल कंसेप्ट में ये वाला तरीका लेकर चलेंगे। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आइटम इज 23 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम आइटम। मतलब अगर 1 मोल का मास, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास 1 मोल ऑफ Na is given as 23 gram, then what is the mass of 0.2 mole of sodium? Let x ग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो ऊपर किया वही मैंने नीचे किया है। अब क्या करना है, मोल के नीचे मोल लिखो, ग्राम के नीचे ग्राम लिखो। तो 1/0.2 इज इक्वल्स टू 23/x। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 23 ग्राम।
इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू, यानी कि इतने मोल 0.2 मोल में हमारे इतने ग्राम प्रेजेंट है किसके, सोडियम के। ये बात समझ में आ गई। ऐसे करेंगे हम सभी क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट के। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आइटम। ठीक है, हमें मास करना है कितने मोल्स का, 0.8 मोल्स का। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एक मोल में कितने मास प्रेजेंट रहेंगे, एक मोल में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। ये एवोगैड्रो नंबर का क्या था, मैजिक था, जिसमें हमने क्या देखा था, यू को किसने में कन्वर्ट कर दिया था, ग्राम में, यानी कि एक मोल में इतने ग्राम उसका जो एटॉमिक वेट है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फिर हमें निकालना है 0.8 मोल में कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। एक मोल में तो इतने ग्राम है, 0.8 मोल में कितने प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या करना है, मोल के नीचे मोल और ग्राम के नीचे ग्राम। तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 0.8 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम। मतलब एक मोल में कितने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन आइटम एक मोल में कितने मास प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन के, 16 ग्राम। मास पूछा है ना यहाँ पर। 0.4 मोल में कितने प्रेजेंट रहेंगे, 0.4 इंटू 16 ग्राम। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको, ऐसे डैश नहीं छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन। अब इन्होंने एटम पूछ लिया, मास नहीं पूछा। अभी इतनी देर से तो वो मास पूछा था, अब वो क्या पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे। आपको पता है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, आप बोलोगे Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतना प्रेजेंट रहता है। और 0.6 ग्राम मोल में कितना रहेगा, तो आप निकाल लोगे, x ग्राम मान लिया, x एटम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.6, ये सॉरी ग्राम दे रखा है, ग्राम है। अगर ये 0.6, अगर यहाँ पे मोल बोल देता तो मैं यहाँ मोल लिखती। अभी यहाँ पे ग्राम दे रखा है, तो यहाँ अगर एक ग्राम में, एक ग्राम नहीं, पहले 0.6 ग्राम लो, 0.6 ग्राम में x आइटम मान ली हमने। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, कार्बन दे रखा है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12U। इस U को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा किसका आ गया, 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। अब ग्राम के नीचे ग्राम लिख दो, 12 अपॉन में 0.6 इज इक्वल टू 6.022 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई। मतलब यहाँ उन्होंने किस में पूछा था, ग्राम में पूछा था। अब ग्राम में पूछा इसलिए हमने क्या किया कि 0.6 ग्राम में तो हमने x आइटम मान लिया, हमें पता नहीं कितने आइटम होते हैं। ठीक है, और हमें पता है 12 ग्राम में इतने आइटम प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने क्या किया, ग्राम के नीचे ग्राम लिख दिया और एटम के नीचे एटम लिख दिया, मेरी x की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो इतनी देर से काम कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे, मास निकाल रहे थे, तो क्यों ना हम उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दें। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें हमने क्या लिखा था, हमें 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन निकालना था।
तो एक चीज़ देखो, जब मैं बोल रही हूँ आपको 1 मोल में कितने आइटम प्रेजेंट रहते हैं, हमें आइटम्स निकालने ना 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं। और 1 मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट रहते हैं कार्बन के, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम आप बोलोगे। तो 12 ग्राम में कितने आइटम प्रेजेंट हो गए, इतने ही तो हुए। अगर 1 मोल में 12 ग्राम है तो 12 ग्राम में कितने आइटम प्रेजेंट हुए, 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था 12/0.6, इसलिए मैंने यहाँ 12 ग्राम लिखा था कि 12 ग्राम में 6.022 और 0.6 ग्राम में हमें निकालना है, और हमने डिवाइड किया, मतलब कि इसके नीचे ये लिखा, ग्राम के नीचे ग्राम, आइटम के नीचे आइटम, और ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कईयों को डाउट आया था, इसलिए मैंने ये दोबारा बता दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, ये जो हमने किया है, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट यानी कि अब हम इसको एक फॉर्मूला बनाकर कर ले, तो इस तरह से करने की बजाय तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला है, अगर हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो क्या करोगे, गिवन मास जो भी आपको मास दे रखा है वो, और मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, तो उसमें मोलर मास 12 ग्राम। अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने ग्राम, 14 ग्राम, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ गिवन मास जो भी आपको मास गिवन होगा अपॉन में उसका मोलर मास। नंबर ऑफ आइटम अगर अपन को निकालने हैं, नंबर ऑफ आइटम या मॉलिक्यूल्स, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू Na से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात समझ में आई। अगर आपसे पूछ ले मोलर मास निकालो, तो क्या करोगे, इस मोलर मास को इधर ले जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में आ जाए, इतनी तो मैथ्स आती होगी सबको, है ना। अगर आपको दे दे नंबर ऑफ आइटम्स दे दे और आपसे पूछे कि निकालो नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे दिया, पहले इधर देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ये लिख सकते हो, क्या इसकी वैल्यू इस नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, यानी इस चीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, N से। नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे दे और पूछ ले कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो बेसिकली क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। या आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ आइटम निकाल सकते हो। इस तरह से वो किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफाइड करके आपको पूछ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो फर्स्ट वाला। वो बोल रहा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम यानी Na, इसके 1 मोल में कितने प्रेजेंट रहते हैं, कितने ग्राम प्रेजेंट रहते हैं, 23 ग्राम। तो ये तो हो गया हमारा मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है, 46 ग्राम। तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो N इज इक्वल्स टू 46 अपॉन में 23, ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये बात समझ में आई। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास 46 था, मॉलिक्यूलर मास हमारा, मोलर मास कितना आया हमारा, 23 ग्राम, जो कि यू में था, जिसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास। अब है 230 ग्राम ऑफ सोडियम, तो इसको कैसे लिखोगे, N इज इक्वल्स टू 230 अपॉन में 23, ये कट गया और हमारे पास 10, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 10। इसका निकालो अब, गिवन मास कितना है, 7.2, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, अपॉन में 12। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। ये बात समझ में आई। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन है 0.4 मोल ऑफ Na। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पर हमें क्या दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं। गिवन मास तो दे ही नहीं रखा। अगर मास दे रखा होता तो हम ये सेकंड नंबर फॉर्मूला लगा देते। अभी हमें मोल्स दे रखे हैं, तो मोल्स में हम ये थर्ड नंबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम या मॉलिक्यूल्स को हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.4 इंटू Na यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो कि किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको एज इट इज़ रहने देना, 6.022 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना किससे, 0.4 से, और लास्ट में इंटू 10⁻23 लिख देना बस। ठीक है, अब देखो 5 मोल्स ऑफ CO2 में सबसे पहले CO2 का निकालना है, मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 5 इंटू Na, आंसर आ जाएगा 2.3 ग्राम ऑफ Na। अब यहाँ यूनिट देखो क्या दे रखी है, ग्राम दे रखी है, यानी कि ये वेट दे रखा है। गिवन मास दे दिया हमें, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड नंबर वाला, यानी कि नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 2.3 ग्राम, और सोडियम का वेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम होता है। तो अपॉन में 23 ग्राम इंटू Na। ठीक है, यानी कि कितना है 1/10 इंटू Na, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8। सल्फर जो हमारा सल्फर है वो S8 पे भी एग्जिस्ट करता है। प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, कि हमारे जो S8 है, मेंशन करके दिया है स्पेशली, जो हमारा S8 है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे सल्फर में, 16 ग्राम में। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कौन सा है, सेकंड नंबर वाला, नंबर ऑफ आइटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, मास दे रखा है, यस दे रखा है 16 ग्राम। तो गिवन मास की जगह क्या आ जाएगा, 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मोलर मास कितना होता है S8 का, मोलर मास होता है 32 ग्राम होता है सल्फर का। बट क्योंकि यहाँ पे 8 मेंशन है, मतलब नंबर ऑफ सल्फर है वो कितने हैं, 8 है, तो हम इसके मोलर मास को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जब आप H2O का निकाल रहे थे, H2O का मोलर मास निकाल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना आ रहा था, 18 ग्राम आ रहा था। तो यहाँ भी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उससे मल्टीप्लाई किया था ना आपने, तो वैसे ही यहाँ कितने नंबर ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, 8 नंबर में प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 8 से मल्टीप्लाई किया है 32 से। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 256 ग्राम। तो यहाँ कितना आ जाएगा 256 ग्राम इंटू Na। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास निकालो आप। सबसे पहले तो मास निकालो, मास कितना आएगा, 2 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट आपको दे रखा है 27, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये U में है, ठीक है, U, ये भी U, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 102 U आएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, क्या करना है, सिंपली U को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 102 ग्राम हो गया। ठीक है,
गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.051 ग्राम। ये बात समझ में आई। अब वो पूछ रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। यहाँ तो एटम और मॉलिक्यूल्स का दे रखा था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटम्स का निकाल लेंगे। सबसे पहले एटम्स का निकाल लेंगे। क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू Na। गिवन मास कितना है 0.051 अपॉन में 102 इंटू Na। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे 6.022 इंटू 10⁻23, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻22। ये आपके पास आंसर आएगा। ये देखो कैसे, 1 2 3 3 0 थी, 3 0 गई यानी कि 20 बच गया। ये 10⁻20 एज इट इज़ आ गया। अब मैंने इसको 2 के टेबल से काटा है, काट के देख लेना। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये किसका आ गया, एल्यूमिनियम एटम का आ गया। लेकिन मेरे को क्या पूछा है, एल्यूमिनियम आयंस का पूछा है। एल्यूमिनियम आयंस मतलब ये जो Al2O3 है, इसमें एल्यूमिनियम +3 प्रेजेंट है और O-2 प्रेजेंट है। मेरे को इस एल्यूमिनियम +3 का पूछा, आयंस का मतलब चार्ज स्पीसीज, तो मेरे को चार्ज स्पीसीज का क्या पूछा है, चार्ज स्पीसीज पूछिए कि कितनी प्रेजेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ +3 है। अब ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, 2 नंबर्स में प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे पास एक आइटम का आया है। अब मेरे को कितने का निकालना है, 3 का निकालना है। तो ये जो आया मेरा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आई। मतलब क्या किया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने इसका मोलर मास निकाला। अब हमें कैलकुलेट आयंस पूछे थे कि कितने आयंस प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि एल्यूमिनियम +3 कितने प्रेजेंट है। ये जो आंसर आया है, इतने आपके पास एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट थे। एल्यूमिनियम +3 आयंस पूछा है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि आयंस की जो नंबर बता दे, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के बाद उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट थे, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एल्यूमिनियम +3 आयन, एल्यूमिनियम +3 आयन के नंबर्स आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ आइटम। आपको बताना है इन दोनों में से किसके पास नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो हमें मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 100 ग्राम और इसका भी 100 ग्राम। ये वाला फॉर्मूला लगा दे, क्या है, x = नंबर ऑफ आइटम बताने हैं ना, किस में ज़्यादा है नंबर ऑफ आइटम। तो 100 अपॉन में सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 इंटू 6 इंटू Na। ठीक है, अब कार्बन का निकालो। कार्बन का क्या आएगा, 100 अपॉन में 12 इंटू Na। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फ्रैक्शन चैप्टर। क्या पढ़ा है, अगर ऊपर की जो न्यूमिनेटर है, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। अगर हमारे न्यूमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। पढ़ा है कैसे, इसको कट करो 50, इसको कट करो 20, तो 50 और 20 में से कौन बड़ा होगा, 50 बड़ा होगा ना, इसलिए इधर की तरफ। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कौन छोटा है, ये छोटा है, तो यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम किस में प्रेजेंट रहेंगे, इस वाले। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं सारे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने मोल कंसेप्ट सीखा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 10th में केमिस्ट्री करोगे तो वहाँ भी आपके यूज़ आएगा। अगर आप 11th क्लास में केमिस्ट्री लेते हो, नॉन मेडिकल लेते हो, तब भी आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।